स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 30 सितंबर 2023 को मालदीव्स के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए, जहां मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP के इब्राहिम सोलिह के खिलाफ 54% वोट से जीत दर्ज करके पीपल्स नेशनल कांग्रेस PNC के मोहम्मद मुइज़ू इस आइलैंड के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीतने के लिए मोहम्मद मुइज़ू और उनकी टीम ने कई लोकल इशू का सहारा बनाकर अपने इलेक्शन कैंपेन को रन किया था, लेकिन इस कैंपेन का एक इंपॉर्टेंट पिलर बना उनका इंडिया आउट कैंपेन। एक ऐसा कैंपेन जहां मोहम्मद मुइज़ू खुलकर एंटी इंडिया स्टैंड लेते नजर आए, और तो और लास्ट मंथ इलेक्शंस में जीत के बाद उन्होंने अपने बयान से साफ कर दिया कि नवंबर में प्रेसिडेंट ऑफिस को टेक ओवर करते ही वो मालदीव्स में मौजूद इंडियन ट्रूप्स को देश से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। मुइज़ू के स्टेटमेंट के बाहर आते ही जियोपॉलिटिकल गलियारों में इस बात की अटकलें तेज हो गईं कि क्या 5 दशक से भी लंबा मालदीव्स इंडिया रिलेशन अब एक ब्रेकडाउन पॉइंट पर आ गया है। अगर हाँ, तो क्या है इसकी वजह, और क्या इस रिफ्ट का फायदा उठाकर चाइना मालदीव्स के जरिए इंडियन ओशन में अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों देशों के बीच खड़ी हुई ये रिफ्ट महज एक बैड फेज है जो नेगोशिएशंस और बायलैटरल टॉक से पास आउट हो जाएगा, या फिर कुछ और। आइए जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों इंडिया आउट कैंपेन ये तो ऑफिशियली अक्टूबर 2020 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद से कंटिन्यूअसली इंटरनेशनल प्रेस और मीडिया में मालदीव्स के एंटी इंडिया स्टैंड की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन ये कोई ऐसा पहला मौका नहीं है। दरअसल 1965 में इंडिपेंडेंट नेशन बनने के बाद से ही मालदीव्स की किसी न किसी पार्टी ने इसी तरह अपने एंटी इंडिया स्टैंड को भुनाकर पॉलिटिकल पावर को कैप्चर किया है। वैसे तो 1978 से 2008 के बीच ममून अब्दुल गयूम की ऑटोक्रेटिक रेजिम के दौरान डेमोक्रेटिक डिसेंट का स्पेस काफी कम था, लेकिन 2005 के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और 2008 इलेक्शंस में गयूम को मिली हार के बाद से ही मालदीवियन पॉलिटिशियंस ने अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए समय समय पर एंटी इंडिया रियोटिक को अपनाया है। 2009 में इंडिया ने मालदीव्स को एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था, जिसके बाद दोनों साइड्स ने इंडियन ओशन और जॉइंट सर्विलेंस के पेट्रोलिंग के लिए एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। इसी के साथ 26 रडार के एक नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने की भी बात हुई थी, लेकिन उस समय मालदीवियन ऑपोजिशन ने इस मूव को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि करंट गवर्नमेंट इंडियन इन्फ्लुएंस और प्रेजेंस को बढ़ावा देते हुए मालदीव्स की सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। इसी तरह साल 2010 में इंडियन कॉर्पोरेशन GMR ग्रुप द्वारा माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपग्रेड करने वाले प्रोजेक्ट ने फिर एक कंट्रोवर्सी को जन्म दिया, और 2012 में सिंगापुर कोर्ट में एक लीगल बैटल लड़ने के बाद मालदीवियन गवर्नमेंट और GMR ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। मालदीवियन ऑपोजिशन ने इस कंट्रोवर्सी को यूज करके भारत के अगेंस्ट नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स बिल्ड करते हुए कंटेम्प्रेरी प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद को करप्शन और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मिसयूज करने के लिए एक्यूज किया, जिस कारण से मोहम्मद नशीद को फरवरी 2012 में रिजाइन करना पड़ा। अरेस्ट होने के डर से मोहम्मद नशीद ने 2013 में इंडियन हाई कमिश्नर में शेल्टर ली, जिस वजह से ऑपोजिशन पार्टीज और प्रोटेस्टिंग पब्लिक के द्वारा एंटी इंडिया रियोटिक को और बल मिला। लेकिन मालदीवियन पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा शिफ्ट आया साल 2013 के बाद। दरअसल 2013 में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स PPM के अब्दुल्ला यमीन के प्रेसिडेंट बनने के बाद मालदीव्स में एक प्रो चाइना रेजिम देखने को मिली, जहां मालदीव्स और चाइना के बीच इंटरैक्शंस पहले की तुलना में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे, जिसके चलते सितंबर 2014 में खुद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मैरीटाइम सिल्क रोड का प्रपोजल लेकर मालदीव्स पहुंचे, जिसे प्रेसिडेंट यमीन ने वेलकम किया। हालांकि यमीन ने ऑफिशियली तो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को मेंटेन रखा, लेकिन वो साइड बाय साइड कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और आइलैंड्स चाइना को लीज पर देते रहे, जिसके बाद दोनों देशों ने 2017 में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया। अपनी बॉर्डर्स और मार्केट को चाइना के लिए खोलने के बदले में चाइना ने मालदीव्स को दर्जनों मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और लोन्स ऑफर किए। हालांकि इन लोन्स के कारण मालदीव्स एक सीवियर डेट क्राइसिस में भी उलझ गया, लेकिन फिर भी चाइना को अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए एक वायबल ऑप्शन मानते हुए प्रेसिडेंट यमीन ने अपने एंटी इंडिया रियोटिक को कंटिन्यू रखा। इसी कारण साल 2018 में यमीन गवर्नमेंट ने इंडिया को एस्पिनाज और अपनी सोवरेनिटी को वायलेट करने का एक्यूज ठहराते हुए अपने हेलीकॉप्टर्स और ऑपरेटिव्स को विथड्रॉ करने के लिए कहा। लेकिन इंडिया आउट कैंपेन का ये मौजूदा स्वरूप यमीन के टेन्योर में नहीं, बल्कि 2018 में उनकी इलेक्टोरल डिफीट के बाद सोलिह गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के अगेंस्ट इमर्ज हुआ।
असल में जब मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के इब्राहिम सोलिह नवंबर 2018 में प्रेसिडेंट बने, तब उन्होंने प्रीवियस गवर्नमेंट्स के द्वारा इंडिया मालदीव्स रिलेशन में किए गए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डैमेज को अंडू करने की कोशिश की। सोली गवर्नमेंट ने चाइना के कई प्रपोजल्स, जिनमें BRI के प्रोजेक्ट्स और FTA भी शामिल हैं, उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया। सिमिलरली इब्राहिम सोली ने दिसंबर 2018 में इंडिया में अपनी पहली विजिट के दौरान इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को रीअफर्म किया। सोली की प्रेसिडेंसी के दौरान मालदीव्स की इकोनॉमिक, सोशल और डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए इंडिया मालदीव्स के बीच कई प्रोजेक्ट साइन किए गए। इस पीरियड में रोड्स एंड लैंड रिक्लेमेशन, एग्रीकल्चर, सैनिटेशन एंड हेल्थ, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे कई क्षेत्र में इंडिया मालदीव्स के बीच कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ। जैसे दिसंबर 2018 में अपनी इंडिया विजिट के दौरान इब्राहिम सोलिह ने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को रीट्रेट किया, जिसके बाद इंडिया ने मालदीव्स को $1.4 बिलियन का असिस्टेंस ऑफर किया। मार्च 2019 में इंडिया ने ऑफिशियली मालदीव्स को $800 मिलियन का एक लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया। जून 2019 में मालदीव्स और इंडिया ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग के लिए MOU साइन किया। सितंबर 2020 में इंडिया ने मालदीव्स को एक डॉर्नियर मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया और एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन के लिए मालदीवियन पायलट्स, ऑब्जर्वर्स और इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी प्रोविजन रखा गया। इसी तरह मार्च 2021 में भारत मालदीव्स में एक सेकंड मिशन को ओपन करने के लिए राजी हुआ। जुलाई 2021 में इंडिया ने मालदीव्स में 45 से भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट किया। अगस्त 2021 में इंडिया और मालदीव्स ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट साइन किया, जिसमें इंडिया $500 मिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली मार्च 2022 में इंडिया ने अपना कोस्टल रडार सिस्टम मालदीव्स को हैंडओवर, जिसके तहत मालदीव्स में 10 रडार्स इंस्टॉल किए गए। और इसी महीने इंडिया ने मालदीव्स पुलिस एकेडमी के इनॉग्रेशन में असिस्ट किया। इस सब के अलावा इसी साल जनवरी 2023 में हनीमाधु एयरपोर्ट के रीडेवलपमेंट के लिए इंडिया ने $136.6 मिलियन का लोन एक्सिम बैंक की मदद से मालदीव्स को प्रोवाइड किया था। इंडिया आउट कैंपेन के संदर्भ में ये इनिशिएटिव्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इंडिया आउट कैंपेन इन्हीं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को टारगेट कर रहा है। ऑपोजिशन ने इन्हीं प्रोजेक्ट्स का विरोध करते हुए ट्रेडिशनल और सोशल मीडिया के थ्रू ये नैरेटिव प्रमोट किया कि उनकी करंट गवर्नमेंट कंट्री की सोवरेनिटी को भारत को बेच रहा है। इंडिया पे आरोप लगाते हुए वो कहते हैं कि इंडिया मालदीव्स के सोवरेन अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है। साथ ही भारत अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट से मालदीव्स के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है। साथ ही मालदीवियंस ऑपोजिशन ने इंडिया पर मालदीव्स में कोरोना वायरस को स्प्रेड करने जैसे गंभीर एलिगेशंस भी लगाए थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मालदीवियन ऑपोजिशन के इस कैंपेन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नेशनल सेंटिमेंट्स को अराउज करके 2023 के इलेक्शंस जीतना था, जिसमें वो कामयाब रहे हैं। ऑपोजिशन के एलिगेशंस मेनली इन 3 कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स पर आधारित थे। पहला हाइड्रोग्राफिक सर्वे, दूसरा डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और तीसरा उथुरु थिलाफालू एग्रीमेंट। आइए एक एक करके इन डेवलपमेंट्स को ब्रीफली विजिट करते हैं। दोस्तों, भारत और मालदीव्स ने जून 2019 में हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग के लिए एक MOU साइन किया था, जिसके अंतर्गत जनवरी 2021 से एक्टिविटी शुरू हो गई थी। सीबेड को आइडेंटिफाई करना और आइलैंड्स, रीफ्स, सैंडबैंक्स और मालदीवियन लेगून्स के फिजिकल फीचर्स को मैप करना इस सर्वे का मुख्य लक्ष्य है। मालदीवियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये एग्रीमेंट उनके कोस्टल वाटर्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को मैप करने की क्षमता को मजबूत करेगा और रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन में भी हेल्प करेगा। लेकिन विपक्ष और मीडिया के एक वर्ग ने यह कहा कि इस सर्वे के माध्यम से भारत को मालदीवियन वाटर्स, पोर्ट्स और हार्बर्स का इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगा और इस प्रकार से इंडिया को सीबेड और क्रिटिकल नेविगेशनल इंफॉर्मेशन की एक्सेस मिल जाएगी, जो कंट्री की सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज है। इस कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट के एक एलिजिडली लीक्ड वर्जन को एक मीडिया चैनल द्वारा पब्लिश किया गया, जिसने इस नैरेटिव को और प्रबल कर दिया था। दोस्तों, ये तो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट यमीन एग्रीमेंट के द्वारा 2016 में रिक्वेस्ट किया गया था, लेकिन ये फाइनलाइज 2020 में हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत भारत डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने और 7 मालदीवियन पायलट्स, ऑब्जर्वर्स और इंजीनियर्स को इस एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल ट्रेनिंग देने के लिए 25 अनआर्म्ड पर्सनल को डिप्लॉय करेगा। ये 25 अनआर्म्ड पर्सनल मालदीवियन डिफेंस फोर्सेस के द्वारा कमांड किए जाएंगे। इंडिया सिर्फ एयरक्राफ्ट और इंडियन मिलिट्री पर्सनल की लॉजिस्टिक कॉस्ट को कवर करेगा और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस को देखने की जिम्मेदारी मालदीव्स की होगी। मालदीव गवर्नमेंट ने दावा किया कि एग्रीमेंट उन्हें अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बेहतर तरीके से मॉनिटर करने, मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंप्रूव करने और इलीगल ट्रैफिकिंग की रोकथाम में सहयोग करेगा। लेकिन इसके विपरीत ऑपोजिशन ने आरोप लगाते हुए कहा कि गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट के साथ
इंडियन ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट को मालदीव्स में फैसिलिटेट करके मालदीव्स की सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। एक बार फिर से इस कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट के एक एलिजिडली लीक्ड वर्जन को मीडिया चैनल द्वारा पब्लिश किया गया, जिसने भारत के एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को फिर से तूल दिया। तो इसी तरह यूटीएफ एग्रीमेंट भी यमीन एग्रीमेंट के समय पर 2016 में प्रपोज किया गया था, लेकिन इसे भी 2022 में साइन किया गया। इस एग्रीमेंट के अनुसार भारत एक कोस्ट गार्ड हार्बर और डॉकयार्ड को डेवलप और मेंटेन करने में मालदीव्स की हेल्प करेगा और 15 साल के लिए प्रोफेशनल, टेक्निकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। गवर्नमेंट ने जोर देते हुए कहा कि ये एग्रीमेंट मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स MNDF को अपने कोस्ट गार्ड वेसल्स को डॉक, मेंटेन और रिपेयर करने की एबिलिटी को इनहैंस करके मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंप्रूव करेगा। लेकिन विपक्ष ने फिर एक बार कहा कि गवर्नमेंट ने इंडिया को मालदीव्स में एक मिलिट्री बेस स्टैब्लिश करने के लिए अलाउ कर दिया है और न्यूज चैनल और अपोजिट लीडर ने डॉक्यूमेंट के एक एलिजिडली लीक्ड वर्जन के माध्यम से फिर से भारत के अगेंस्ट एक माहौल बनाना शुरू किया। इस लीक डॉक्यूमेंट में क्लेम किया गया कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल 30 से 60 साल तक मालदीव्स में ही डिप्लॉयड रहेंगे और आर्म्स और कम्युनिकेशंस फैसिलिटीज यूज करेंगे। साथ ही इस एग्रीमेंट से इंडियन वेसल्स और एयरक्राफ्ट को यूटीएफ की अनरिस्ट्रिक्टेड फ्री एक्सेस मिलेगी। ऑपरेशन के इन तमाम आरोपों के खिलाफ स्वली गवर्नमेंट ने समय समय पर कई क्लैरिफिकेशंस दिए। यहाँ तक कि तत्कालीन सरकार ने अप्रैल 2022 में तो इस इंडिया आउट कैंपेन को आउटलॉ कर इसे गैर कानूनी भी घोषित कर दिया, लेकिन फिर भी एलिगेशंस और प्रोटेस्ट चलते रहे। सितंबर 2022 में अब्दुल्ला यमीन ने गवर्नमेंट के क्रैकडाउन मेजर्स को देखते हुए फिजिकल प्रोटेस्ट और इंडिया आउट कैंपेन्स की रैलीज को रोकने का ऑर्डर दिया और मीडिया हाउसेस ने भी अपने एंटी इंडिया रियोटिक को एक हद तक टेक डाउन कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर यह कैंपेन चलता रहा और ऑपरेशन इंडिया आउट के स्टैम्प के साथ प्रेस रिलीजेस और स्टेटमेंट इशू करता रहा, जिसने इस इलेक्शन के आउटकम में डिसीजिव रोल प्ले किया और मोहम्मद मुइज़ लेड ऑपोजिशन को इलेक्शंस में विक्ट्री दिलाई। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इंडियन ओशन में मौजूद इस छोटे से आइलैंड नेशन में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स की आवाजें इंडियन ऑफिशियल्स और अथॉरिटीज के कान क्यों खड़े कर रही है। तो सब मालदीव्स इंडियन ओशन के एक क्रूशियल ज्योग्राफिकल पोजीशन में लोकेटेड है। इंडियन ओशन में की मैरीटाइम रूट्स के अलोंग इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसे इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट बना देती है। ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी फ्लो के लिए इंडियन ओशन एक इंपॉर्टेंट हाईवे की तरह कंसिडर किया जाता है और मालदीव्स उसमें एक टोल गेट का रोल प्ले करता है। मालदीव्स आइलैंड चेन के सदर्न और नॉर्दर्न पार्ट में दो इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं। ये कम्युनिकेशन लाइंस वेस्ट एशिया में गल्फ ऑफ एडन और गल्फ ऑफ हॉर्मुज और साउथ ईस्ट एशिया में स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बीच मैरीटाइम ट्रेड फ्लो करने के लिए क्रिटिकल है और मालदीव्स के करीब इन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन का प्रेजेंस उसे ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बनाता है। भारत के लिए ये रूट्स इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि इंडिया के एक्सटर्नल ट्रेड का नियरली 50% और एनर्जी इंपोर्ट्स का नियरली 80% अरेबियन सी में इन्हीं वेस्टवार्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन से ट्रांजिट होता है। पिछले कुछ दशकों में इंडियन ओशन में मैरीटाइम इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई है और इसी के साथ इंडियन ओशन में जियोपॉलिटिकल कंपटीशन भी इंटेंसिफाई हो गया है। चाइना अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए अपने लॉजिस्टिकल लिमिटेशंस के साथ इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है। वहीं इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज के फुलफिलमेंट के लिए इंडियन ओशन में एक फेवरेबल और पॉजिटिव मैरीटाइम एनवायरनमेंट की जरूरत है। इसी के साथ इंडियन ओशन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के अपने रोल को इफेक्टिवली प्ले करने के लिए मालदीव्स इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन जाता है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मालदीव्स टेररिज्म, हाई सीज पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्कोटिक्स और दूसरे मैरीटाइम क्राइम के अगेंस्ट एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह है। इंडिया के लिए मालदीव्स की इंपॉर्टेंस का एक और पहलू ये है कि मालदीव्स सार्क का एक मेंबर है और इंडिया साउथ एशिया में अपनी लीडरशिप को मेंटेन करने के लिए मालदीव्स को साथ लेकर चलना चाहता है। लेकिन मालदीव्स के रीसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट्स और इसमें मोहम्मद मुइज़ की जीत ने इंडिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। चिंता इस बात की कि कहीं मालदीव्स में तूल पकड़ते एंटी इंडिया सेंटिमेंट के वैक्यूम में चाइना अपनी प्रेजेंस को इस आइलैंड नेशन में और मजबूत करने में कामयाब ना हो जाए। दोस्तों, इंडियन ओशन में दूसरे देशों की तरह ही मालदीव्स भी चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का एक रेसिपिएंट रहा है। अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इनिशिएटिव को पूरा करने में चाइना ने मालदीव्स में कई प्रोजेक्ट्स फंड और बिल्ड किए हैं। 2018 में बनकर तैयार हुआ 1.4 किलोमीटर लॉन्ग चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज चाइना के मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव के तहत 21st सेंचुरी में मालदीव्स का पहला क्रॉस सी ब्रिज है।
सिमिलरली जब 2012 में अंडर प्रेशर आकर मालदीवियन गवर्नमेंट ने इंडिया के GMR ग्रुप से वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया था, तो ये प्रोजेक्ट भी चाइना के बीजिंग अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप को सौंप दिया गया था। इसी तरह मालदीव्स के 4 आइलैंड्स फनादू, कद्दू, मांदू और गान को कनेक्ट करती हुई 15 किलोमीटर लॉन्ग लामू अटोल लिंक रोड भी चाइनीज गवर्नमेंट की ओर से मालदीव्स को एक गिफ्ट थी। हुलूमाले हाउसिंग प्रोजेक्ट, सी वाटर डिस्टिलेशन प्लांट्स चाइना की ओर से फंडेड कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। एक तरफ जहां चाइना के इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने मालदीव्स को कई फायदे पहुंचाए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक जमीनी हकीकत ये भी है कि अब्दुल्ला अमीन की टेन्योर के बाद यानी 2018 के बाद से ही मालदीव्स ने सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस फेस की है। 2019 में मालदीव्स के ऊपर $3 बिलियन का चाइनीज डेट था। फॉर्मर मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद नाशिद ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि 2020 से मालदीव्स के बजट का 15% चाइनीज डेट के रीपेमेंट में जाएगा। वर्ल्ड बैंक के अनुसार मालदीव्स के एक्सटर्नल डेट का लगभग आधा हिस्सा चाइना को चुकाया जाना है। वर्ल्ड बैंक ने मालदीव्स को उन 9 देशों की लिस्ट में रखा है जो चाइनीज लोन्स के कारण हाई रिस्क पर हैं। ये लोन्स मालदीव्स पर एक बर्डन की तरह हैं, जिसे चाइना ने बड़ी ही चालाकी से उन पर इम्पोज किया है। इन्हीं बर्डन के नीचे दबाकर चाइना मालदीव से इंडिया को दूर करना चाहता है। रिसेंटली इस लोन बर्डन के चलते मालदीव्स को अपने 17 आइलैंड चाइना को 50 ईयर्स के लीज पर देने पड़े हैं, जिन्हें यूं तो चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को डेवलप करने के नाम पर एक्वायर कर रहा है, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है कि इन आइलैंड्स को फोर्टिफाई करके चाइना इंडियन ओशन में खुद के लिए एक न्यू स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना चाहता है, जहां से वो वेस्ट में अफ्रीकन नेशन के साथ अपने ट्रेड के फ्लो को एंश्योर और ईस्ट में इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ राइज होते कॉन्फ्लिक्ट्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए यूज करना चाहता है। ऊपर से अब रिसेंट इलेक्शंस में ऑपरेशंस को मिली जीत ने चाइना के लिए इस आइलैंड नेशन के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं, जिसमें एंटर करके चाइना मालदीवियंस के बीच ग्रोइंग एंटी इंडिया सेंटिमेंट को बढ़ाते हुए मालदीवियन वाटर से इंडिया को दूर रखने के प्लान्स बना रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या चाइना अपनी इस नापाक कोशिश में कामयाब हो पाएगा। तो एक्सपर्ट्स का प्रेडिक्शन है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2050 तक मालदीव्स का 80% हिस्सा सबमर्ज हो जाएगा। ऐसे में 70 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर स्थित भारत ही मालदीव्स का क्लोजेस्ट नेबर है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही इलेक्शन जीतने के लिए ऑपरेशन पार्टी ने एंटी इंडिया सेंटिमेंट का राग अलापा हो, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में मालदीव्स अपनी इस एंटी इंडिया सेंटिमेंट से एक प्रोटेक्टिव और प्रोग्रेसिव मैनर में आगे नहीं बढ़ सकता है। आज इंडिया मालदीव्स का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जो मालदीव से एक्सपोर्ट होने वाले स्क्रैप मेटल के लिए प्राइम डेस्टिनेशन के तौर पर काम कर रहा है। सिमिलरली आज दोनों देश कई फ्रंट्स पर साथ खड़े नजर आते हैं। दोनों देश के बीच डिफेंस कोऑपरेशन का लंबा इतिहास रहा है, जिसका दायरा आर्म्स एंड एम्युनिशंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने से लेकर एक्वेरियन और एकाता जैसी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज तक फैला है। रिसेंटली इंडिया द्वारा 1400 MNDF पर्सनल को दी ट्रेनिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे विषय हमारे कोऑपरेशन को और व्यापक बनाते हैं। सिमिलरली शुरुआत से ही भारत क्लोजेस्ट नेबर होने के नाते हमेशा से हर डिफिकल्ट सिचुएशन में मालदीव्स के लिए फर्स्ट हैंड ऑफ हेल्प बनकर सामने आया है। उदाहरण के तौर पर 1988 में मालदीवियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कू अटेम्प्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ऑपरेशन कैक्टस काफी फेमस है। सिमिलरली 2004 की सुनामी के समय इंडिया ने प्रोएक्टिव मैनर में मालदीव्स को मदद पहुंचाई थी। इसी तरह कोविड-19 के समय ऑपरेशन संजीवनी के तहत की गई 6.2 टन एसेंशियल मेडिसिन की सप्लाई भी भारत के इन्हीं एफर्ट्स का एक उदाहरण है। यानी मालदीव्स के हर संकट में भारत ने हर संभव तरीके से सहायता का हाथ आगे बढ़ाया है। अगर हम मालदीव्स की टूरिस्ट इकोनॉमी को बिल्ड करने की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसमें एक मेजर फाइनेंसर की भूमिका अदा की है। आज भी SBI मालदीव्स का लार्जेस्ट बैंक है। मालदीव्स की इंडिया पे डिपेंडेंस और इंडिया के अनकंडीशनल सपोर्ट ने आज मालदीव्स को साउथ एशिया की हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाली कंट्री बनाने में काफी योगदान किया है। दशकों से भारत सिर्फ फ्रेंडशिप और ट्रस्ट के आधार पर मालदीव्स को इफेक्टिवली सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोवाइड करता चला आ रहा है। वहीं चाइना इंडियन ओशन में सिर्फ अपने पांव पसारने के उद्देश्य से डेट फाइनेंसिंग के माध्यम से मालदीव्स में अपनी पैठ बना रहा है। इन डेट ट्रैप्स के साथ ही चाइना की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस की पॉलिसी और कंजर्वेटिव एलिमेंट्स को दिए जा रहे सपोर्ट मालदीव्स में एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को डेवलप होने में बैरियर क्रिएट करने का काम कर रही हैं। ऐसे में इस बात के चांसेस बेहद कम है
कि इंडिया आउट जैसे कैंपेन जिसका इस्तेमाल सिर्फ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के लिए किया जा रहा है, वो इंडिया मालदीव्स टाइज को शायद लॉन्ग टर्म में विशेष नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन यदि फिर भी मालदीव्स की ओर से हमारे संबंधों को कमजोर करने के लिए आवेश में कोई कदम उठाया गया तो उसका नुकसान भी हमारी अपेक्षा मालदीव्स को कहीं ज्यादा होगा। उदाहरण के लिए मालदीव्स को 2012 के GMR आउट कैंपेन की कीमत 2016 में $270 मिलियन से चुकानी पड़ी थी। इसलिए मालदीव्स के फॉर्मर हाई कमिश्नर दिनानेश्वर मुले ने द इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश्ड आर्टिकल आर्ग्यू करते हुए कहा कि इस बात की संभावना कम ही है कि रिसेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ऐसे ड्रास्टिक मेजर्स लेंगे जो इंडिया के साथ मालदीव्स के रिलेशंस को ऑल्टर करने का पोटेंशियल रखते हो। वो आगे कहते हैं कि इलेक्शंस इमोशंस और रियोटिक पर लड़े जाते हैं और एक बार जब गवर्नेंस की प्रैक्टिकल रियलिटीज सामने आएंगी तो मिजू को इंडिया के साथ रिलेशंस को अंडरमाइन करने के पोटेंशियल रिपरकशंस का रियलाइजेशन होगा। 1 अक्टूबर 2023 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद मिजू को उनके प्रेसिडेंट इलेक्ट होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज करते हुए इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने और साथ ही इंडियन ओशन रीजन में ओवरऑल कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए इंडियन कमिटमेंट को एम्फेसाइज किया था। आपको बता दें कि मालदीव्स में एक कन्वेंशन रहा है कि उनके न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स अपनी फर्स्ट फॉरेन विजिट में इंडिया आते हैं। ऐसे में आगे आने वाले समय में अभी देखना दिलचस्प होगा कि मोहम्मद मिजू भी उसी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद फर्स्ट अब्रॉड विजिट में न्यू दिल्ली आते हैं या बीजिंग की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन हम आशा करते हैं कि मालदीव्स में सत्ता परिवर्तन के बाद भी भारत और मालदीव्स के रिश्तों की गर्माहट में कमी नहीं आएगी। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस पर देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज मालदीव्स होल्ड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया अंडर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ड्यू टू इट्स लोकेशन इन द इंडियन ओशन। डिस्कस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।